नमस्कार, मैं सुरेश आपका SKGS सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में कि पाचन तंत्र क्या होता है और इसकी क्या प्रक्रिया होती है और ये पाचन तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है, इसके क्या क्या भाग होते हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आगे से आगे शेयर करें ताकि ये वीडियो है जो सभी को इसकी जानकारी मिल सके। देखिए, पाचन तंत्र के जो मुख्य भाग होते हैं वो मैं मुख्य भाग आपको बता देता हूँ एक बार और उसके बाद आगे चलते हैं। इसके जो मुख्य भाग, मुख्य रूप से भाग जो होते हैं वो एक तो होती है मुख। एक जो इसका मुख्य भाग होता है वो होता है मुख होता है। एक होती है ग्रसनी, एक होती है ग्रसिका और एक होता है आमाशय। आमाशय होता है और आमाशय के बाद एक छोटी आंत। ये छोटी आंत के भाग होते हैं तीन। ये वाले जो भाग हैं वो छोटी आंत होती है। ये तीन भाग छोटी आंत, इसको बोलते हैं छोटी आंत। छोटी आंत होती है और उसके बाद जो होती है वो बड़ी आंत होती है। बड़ी आंत के भी तीन भाग होते हैं और बड़ी आंत के भी जो तीन भाग जो होते हैं, इन तीन भागों और अंत में जो होता है वो होता है मलाशय, यानी कि मल। और उसके बाद जो होता है मल द्वार। उसके बाद जो होता है वो मल द्वार होता है। इसके बाद आप देखोगे जब जैसे हम भोजन को खाते हैं, जैसे ही हम भोजन को खाते हैं तो वो भोजन सर्वप्रथम अपने मुख गुहा में आता है। कहाँ आता है? मुख गुहा में। जैसे ही भोजन को अपन खाते हैं तो वो भोजन कहाँ आता है? अपनी मुख गुहा में आता है और मुख गुहा के अंदर पाए जाते हैं दांत। मुख गुहा के अंदर क्या पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं और इसके अंदर कुछ पाई जाती है ग्रंथियाँ, जिन्हें बोलते हैं लार ग्रंथियाँ। जिन्हें क्या कहते हैं? लार ग्रंथियाँ कहते हैं। और जो ग्रंथियाँ होती है जिनको बोलते हैं लार ग्रंथियाँ। क्या बोलते हैं? लार ग्रंथियाँ होती है। और ये जो लार ग्रंथियाँ होती है वो तीन प्रकार की होती है। लार ग्रंथियाँ जो होती है वो तीन प्रकार की, एक होती है कर्णपूर्व और एक होती है अधोजंब और एक होती है अधोजीवा। ये जो तीन जोड़ी होती है, तीन जोड़ी होने का मतलब है आप कह सकते हो कि प्रत्येक, यानी कि कर्णपूर्व ग्रंथि ये भी दो होती है, अधोजंब ग्रंथि ये भी दो होती है और अधोजीवा ग्रंथि ये भी दो ग्रंथियाँ होती है। ये दो ग्रंथियाँ, ये तीन जोड़ी ग्रंथियाँ होती है जो प्रत्येक का दो दो ग्रंथि होती है, जो कर्णपूर्व ग्रंथि दोनों कानों के इर्द गिर्द होती है और अधोजीवा और अधोजंब ये जीभ के आसपास पाई जाती है। इसके बाद जैसे ही आप भोजन को ग्रहण करते हो तो भोजन जैसे ही आपके मुंह में जाता है तो मुंह के अंदर भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। यानी कि भोजन के अंदर जो लार है वो लार क्या होगी? भोजन के अंदर पूरी तरह से क्या हो जाएगी? मिल जाएगी, जिससे भोजन कैसा बन जाएगा? लुगदी नुमा। कैसा बन जाएगा? लुगदी नुमा। कैसा बन जाएगा? लुगदी नुमा, जिसको हम कहेंगे बोलस। जिसे हम क्या कहेंगे? बोलस। और यही जो भोजन है वो ग्रसनी से होता हुआ, यही जो भोजन है वो ग्रसनी से होता हुआ, ये भोजन जो है वो ग्रसनी से होता हुआ कहाँ आएगा? आपकी ग्रसिका में। कहाँ आएगा? ग्रसिका में। और ग्रसिका के अंदर ये ग्रसनी से और ग्रसिका एकमात्र ऐसी नली है, यहाँ से यहाँ तक ये जो एकमात्र ऐसी नली है जो एक भोजन को केवल भोजन का एक केवल नलिका के रूप में कार्य करती है। किस में कार्य करती है? केवल नलिका के रूप में ही कार्य करती है। इसमें किसी प्रकार का भोजन का पाचन नहीं होता है। अब फिर भोजन कहाँ आएगा? आमाशय में। कहाँ आएगा? आमाशय में। आमाशय के भी तीन भाग होते हैं। आमाशय के भी कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। 20 वाला जो भाग होता है जिसको बोलते हैं फंडिस, 20 वाले भाग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फंडिस। ऊपर वाला भाग जो होता है वो क्या होता है? जठरगम। ऊपर वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं जठरगम भाग। ऊपर वाले भाग को अपन बोलते हैं जठरगम भाग। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं जठरगम। और नीचे वाला जो भाग जो होता है इसको बोलते हैं जठर निर्गम भाग। जठर निर्गम भाग। और इसके अंदर आप देखोगे तो इसमें क्या होता है कि आमाशय के अंदर पाए जाने वाली जो कोशिकाएं होती है वो कोशिकाएं जो होती है जो किसका स्त्राव करती है? अम्ल का स्त्राव करती है। यानी कि इसके अंदर जठर रस का स्त्राव करता है और जठर रस के साथ एक अम्ल होता है जिसको बोलते हैं HCl अम्ल। जिसे क्या बोलते हैं? HCl अम्ल होते हैं। जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो हमें डकार वगैरह उत्पन्न होती है। और भोजन जैसे ही आमाशय में आता है तो आमाशय के अंदर पाए जाने वाले कुछ एंजाइम, यानी कि आपको ये
पता होगा कि जैसे ही भोजन के अंदर लार मिलती है तो लार के अंदर भी पाए जाने वाले जो एंजाइम होते हैं वो पूरी तरह से जब भोजन के अंदर मिल जाते हैं तो भोजन में मिलने से भोजन लुगदिन में बन जाता है। और लार में पाए जाने वाले एंजाइम जो होंगे, एक तो होगा एमाइलेज, और दूसरा जो होगा वो होगा टाइलिन। दूसरा होगा टाइलिन। ये जो एंजाइम होंगे वो भोजन के अंदर इस लार में पाए जाएंगे, जो भोजन में मिलकर आगे बोलस का निर्माण करने के बाद भोजन आगे जाएगा। ठीक इसी प्रकार जैसे ही भोजन आगे जाएगा तो वो भोजन छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। एक तो होती है ग्रहणी होती है, एक अनुप्रस्थ वर्धांत्र होती है, और एक होती है आरोही वर्धांत्र। इसके अंदर जैसे ही भोजन आएगा तो पहले आएगा ग्रहणी में, और ग्रहणी के बाद में जो भोजन जाएगा वो ग्रहणी में जाएगा। और आप देखा आता है छोटी आंत में। जैसे ही भोजन का आता है छोटी आंत में, छोटी आंत के अंदर भोजन का पूर्णतः पाचन हो जाता है। और जैसे ही जो शेष बचा जो भोजन होगा वो कहाँ आएगा, आपकी बड़ी आंत में आएगा। और बड़ी आंत से जो भोजन होगा वो कहाँ जाएगा, मलाशय से होता हुआ गुदा द्वार के द्वारा हम उसको बाहर निकाल देंगे। देखिए अब उनकी पूर्णतः व्याख्या के साथ पढ़ते हैं। मनुष्य भोजन के लिए अन्य प्राणियों पर निर्भर रहता है। यानी कि आप कह सकते हो कि मनुष्य जो होता है वो एक प्रकार कैसा है, परपोषी है। कैसा है, परपोषी। मतलब ये कैसा है कि ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, इसलिए इसे परपोषी जीव कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, परपोषी जीव कहते हैं। और उन्हें दैनिक कार्यों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे आप सुबह उठते हो, उठने से शाम तक जो आप कार्य करते हो, और उसके लिए कार्य करने के लिए आपके शरीर को क्या चाहिए, ऊर्जा। क्या चाहिए, और ऊर्जा। इसके लिए आप क्या खाना पड़ेगा, खाना। क्या खाना पड़ेगा, खाना खाओगे तो आपको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। क्या मिलेगी, ऊर्जा, जिससे आप क्या करोगे, पूरे तरीके से क्या करोगे, काम कर पाओगे, जिससे आपके शरीर के अंदर थकान वगैरह है वो महसूस नहीं होगी। पोषण से संपूर्ण प्रक्रियाओं को 5 चरणों में बांटा जा सकता है। यानी कि जो पोषण की जो प्रक्रिया होती है उसको हम 5 चरणों में बांटा जा सकता है। पहली है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण का मतलब है भोजन को ग्रहण करना। और फिर है पाचन। पाचन का मतलब है भोजन को ग्रहण करने के बाद जो आप भोजन खाया है उसका जो पाचन होगा। मतलब पाचन का मतलब क्या है कि जो पाचन मुख्य रूप से इसका मतलब क्या होता है, पाचन का मतलब ये होता है कि जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं, इन जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइमों की सहायता से, ध्यान से सुनना, जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइमों की सहायता से जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उन्हें सरल भोज्य पदार्थों में बदलना। पाचन तंत्र की सामान्य परिभाषा जो मैंने लिख दी है, अगर मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, पाचन तंत्र की परिभाषा अलग है और पाचन की परिभाषा अलग है। जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइमों की सहायता से जैव रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा सरल भोज्य पदार्थों में बदलना पाचन कहलाता है। बदलना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ये एक सरल परिभाषा थी जो आप इस पाचन की परिभाषा को याद रख सकते हो। देखो आगे फिर क्या है, 2 भाग हो गए। एक तो हो गया अंतःग्रहण, एक अंतःग्रहण है। अंतःग्रहण के बाद है अवशोषण। अंतःग्रहण के बाद क्या है, अवशोषण। अवशोषण के बाद है स्वांगीकरण, और स्वांगीकरण के बाद है मल का त्याग। या मल का परित्याग। पहले अंतःग्रहण का क्या है, मुख से भोजन को
मुख से भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतःग्रहण कहलाती है। मुख से भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतःग्रहण कहलाती है। मुख को भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतःग्रहण कहलाती है। इसके बाद आती है पाचन तंत्र। इसके बाद जो दूसरा जो पॉइंट है वो आता है पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र क्या होता है? पाचन तंत्र के अंदर सीधा देखिए, कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो सीधे अवशोषित नहीं होते। कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो सीधे अवशोषित नहीं होते। इसीलिए गैर अवशोषित भोजन का अवशोषित किए जाने योग्य भोजन के रूप में रूपांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। अब देखो, इनमें दो तरह के भोजन ग्रहण करते हैं। दो तरह के भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? पहला, जैसे विटामिन है तो विटामिन हम ग्रहण करते हैं। तो विटामिन भोजन में होते हैं जो सीधे अवशोषण होते हैं, और कुछ जैसे विटामिन सीधे अवशोषण हो जाते हैं, लेकिन जैसे वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये तीन हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये जो तीन है, इनमें क्या होता है कि इनका सीधा अवशोषण नहीं होता। विटामिन तो होता है, इसका सीधा अवशोषण हो जाता है, जल का भी सीधा अवशोषण हो जाता है, लेकिन इन तीनों का सीधा अवशोषण नहीं हो सकता। तो इनके लिए क्या होता है, कुछ अवशोषित होता है और कुछ अनअवशोषित होता है। तो जो अवशोषित होता है वो तो उनका अवशोषण हो जाता है, लेकिन जिनका अवशोषण नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन नहीं है, वसा है। तो जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं, इन जटिल से सरल में बदलना क्या कहलाता है? पाचन। और इसके अंदर कौन सहायक होंगे? एंजाइम। और एंजाइम जो स्रावित होंगे वो विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों के द्वारा। पाचन में मुख्य रूप से 3 ग्रंथियां भाग लेती है। पाचन में कितनी ग्रंथियां भाग लेती है? 3 ग्रंथियां। पहली ग्रंथि होगी लार ग्रंथि, जो मुंह में होती है, लार ग्रंथि। पहली ग्रंथि होगी लार ग्रंथि। दूसरी जो ग्रंथि होगी वो होगी यकृत ग्रंथि, जिसे आप कहते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। और तीसरी जो ग्रंथि होगी वो कौन सी होगी? तीसरी ग्रंथि होगी अग्नाशय ग्रंथि। तीसरी ग्रंथि होगी अग्नाशय ग्रंथि। अब देखो, भोजन का जो पाचन है वो कहाँ से शुरू होता है? भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है। भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है, यानी कि जो भोजन का पाचन है वो कहाँ से शुरू होता है? मुख से प्रारंभ हो जाता है। और मुख में लार ग्रंथियाँ होती है। मुख में क्या होती है? लार ग्रंथियाँ होती है, जो मुख में लार का स्त्राव करती हैं। जो लार 2 प्रकार की होती है। लार कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, लेकिन एक और होती है जिसको हम बोलते हैं लाइसोजाइम। एक और होती है जिनको हम क्या बोलते हैं? लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो क्या करता है? बैक्टीरियाओं को नाश करता है। क्या करता है? जो बैक्टीरिया होते हैं उनका नाश करता है। जो होता है वो लाइसोजाइम, जो भी मुंह के अंदर स्रावित होता है। इसमें एंजाइम 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है टाइलिन और एक होता है माल्टेज। एक टाइलिन और एक होता है माल्टेज। और ये साधारणतः शर्करा को बदलकर उसे पचाने में योग्य करता है। मतलब मैंने आपको शुरुआत में बताया कि शर्करा मतलब किसमें होती है? कार्बोहाइड्रेट। किसमें होती है? कार्बोहाइड्रेट के जो प्रकार जो होते हैं वो कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। एक होती है शर्करा, एक शर्करा होती है, और दूसरा क्या होता है? स्टार्च। तो ये माल्टोज और टाइलिन और माल्टोज जो 2 एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम क्या करते हैं? शर्करा का पाचन करते हैं। किसका पाचन करते हैं?
शर्करा का पाचन करते हैं। किसका पाचन करते हैं? शर्करा का पाचन करते हैं। और प्रतिदिन मनुष्य में औसतन लगभग 1.5 लीटर लार का स्राव होता है प्रत्येक दिन। एक दिन के अंदर, जैसे पूरे एक दिन में मतलब 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे, उन 24 घंटों के अंदर कुल कितनी लार का स्राव होता है? वो लार स्राव होती है 1.5 लीटर। कितनी होती है? 1.5 लीटर लार का क्या होता है? स्राव होता है। और ये होती है हल्की अम्लीय होती है। ये क्या होती है? हल्की अम्लीय होती है। और हल्की अम्लीय जो होती है वो कौन होती है? लार। ये हल्की अम्लीय होती है और इसका मान हल्का अम्लीय मतलब, और इसका पीएच मान जो होता है वो 6.8 होता है। मतलब कह सकते हो कि ये हल्की अम्लीय है। और आहार नाल के माध्यम से भोजन आमाशय में जाता है। और आहार नाल के भोजन कहाँ जाता है? आमाशय में। कहाँ जाता है? आमाशय में जाता है। और आमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है? आमाशय में पहुंचने पर पाइलोरी ग्रंथियां, यानी कि आमाशय की में पाई जाने वाली ग्रंथियां होती हैं, जिनको बोलते हैं पाइलोरी ग्रंथियां। क्या कहते हैं? पाइलोरी ग्रंथियां, जो जठर रस का स्राव करती है। और जठर रस जो होता है वो हल्के पीले रंग का अम्लीय द्रव होता है। अम्लीय द्रव मतलब कह सकते हो कि आमाशय का जो वातावरण होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। और आमाशय में एक और कोशिका होती है, नाम आमाशय है। आमाशय में ऑक्सीडेंटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। पाइलोरिक कोशिकाओं से जो निकलता है जठर रस, और ऑक्सीडेंटिक कोशिकाओं से निकलता है क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो भोजन के साथ आए सभी जीवाणुओं को नष्ट करता है। शुरुआत में जीवाणु को नष्ट कौन करता था? लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित लाइसोजाइम एंजाइम जो होगा वो नाश करता है मुंह के अंदर। लेकिन जैसे कुछ बैक्टीरिया बच जाते हैं, और वो बैक्टीरिया कहाँ आ जाते हैं? मुंह के अंदर। कहाँ आ जाते हैं? मुंह के अंदर आ जाते हैं। तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वो क्या करता है? उन बैक्टीरियाओं को नाश कर देता है, जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। और एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। यानी कि और दो प्रकार के कार्य करता है। HCl अम्ल दो प्रकार के कार्य करता है। एक प्रकार का कार्य वो क्या है कि जीवाणुओं को नष्ट करना, और दूसरा है कि जो भी एंजाइम होते हैं उन एंजाइमों को तीव्र करके सक्रिय करना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बना देता है। हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है वो भोजन को कैसा बनाता है? अम्लीय बनाता है, जिससे लार की टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। और जैसे ही सक्रिय होगा अम्लीय भोजन, जैसे ही सक्रिय होगा, जैसे ही भोजन का वातावरण क्या होगा? अम्लीय होगा। तो भोजन का वातावरण अम्लीय होने से जो टाइलिन जो एंजाइम था, जो मुंह के अंदर से स्रावित हुआ था यहाँ से, ये टाइलिन एंजाइम जो होगा वो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और जठर रस में अन्य दो प्रकार के एंजाइम और होते हैं। जठर रस के अंदर जो स्रावित कौन करती है? पाइलोरी ग्रंथि। कौन करती है? पाइलोरी ग्रंथि, यानी कि पाइलोरी कोशिकाएं भी कह सकते हो, जो आमाशय की दीवारों से सटी पाई जाती है। और ये एंजाइम स्रावित करता है। एक तो होता है पेप्सिन और एक होता है रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टॉन्स में बदलता है, पेप्टॉन्स में विखंडित कर देता है। और रेनिन कैसिनोजेन को कैसिन में बदलता है। और ये कैसिन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? दूध में। कहाँ पाया जाता है? दूध में। इसलिए तो कहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन बच्चों में दूध का पाचन कौन करता है? यही करता है रेनिन। यही करता है रेनिन। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे खाद्य पदार्थ खाते नहीं है, वो केवल दूध पीते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है कि रेनिन जो एंजाइम होता है वो ज़्यादा सक्रिय रहता है। और ज़्यादा सक्रिय रहने से वो क्या करता है? कैसिनोजन को कैसिन के अंदर बदलने का कार्य करता है। फिर देखिए पक्वासी। पक्वासी का मतलब आप यहाँ देख सकते हो छोटी आंत। छोटी आंत। भोजन के पक्वाशय में पहुंचने पर सर्वप्रथम यकृत से पित्ररस निकलता है। मैंने आपको बताया कि 3 ग्रंथियां होती है। एक ग्रंथि होती है यकृत, एक होती है यकृत, एक होती है अग्नाशय, एक होती है अग्नाशय ग्रंथि। इन ग्रंथियों से क्या होता है कि पित्ररस सारी होता है। और पित्ररस जो होता है वो कैसा होता है? सारी है। जो कौन स्रावित करता है? यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि के नीचे जो एक थैली होती है, जहाँ पर पित्ताशय के अंदर ये जो रक्त पित्ररस जो होता है वो क्या होता है? स्रावित स्टॉक होता है। और समय समय पर ये छोटे आंत के ग्रहणी भाग के अंदर मिलता जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है भोजन को अम्लीय से सारी में बदलना। अब आपने देखा कि शुरुआत में भोजन कैसा था? हल्का अम्लीय। कैसा था? हल्का अम्लीय, जो मुँह से था। जैसे ही भोजन आमाशय में आया तो वो बन गया अम्लीय। कैसा बन गया? अम्लीय बन गया। और जैसे ही भोजन अम्लीय बना तो अम्लीय, जैसे ही वो छोटी आंत के अंदर आया तो यहाँ से जैसे ही पित्ररस हुआ, पित्ररस कैसा होता है? सारीय। पित्ररस जो होता है वो कैसा होता है? सारीय। पित्ररस के सारीय होने
पित्त रस जो होता है वो कैसा होता है, क्षारीय। तो भोजन को क्या करता है, अम्लीय से किसमें बदलता है, क्षारीय में बदलता है। और आमाशय अग्नाशय से अग्नाशयी रस आकर मिलता है। दोनों ही यही प्रक्रिया होती है। जो ग्रहणी भाग होता है ना छोटी आंत का जो ग्रहणी भाग होता है ना छोटी आंत का जो ग्रहणी भाग होता है, इस ग्रहणी भाग के अंदर यकृत ग्रंथि भी मिलती है और अग्नाशय ग्रंथि भी मिलती है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है और इनमें से निम्नलिखित एंजाइम होते हैं। इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है अमाइलेज भी कह सकते हो, अमाइलेज भी कह सकते हो, और एक होता है लाइपेज। ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ये प्रोटीन को पेप्टॉन्स और पॉलीपेप्टाइड और एमिनो अम्लों में बदल देता है। एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को घुलनशील शर्करा में बदल देता है। लाइपेज एंजाइम क्या करता है, इमल्सिफाइड वसा को ग्लिसरॉल या और फैटी वसा में बदल देता है। अब छोटी आंत, यहाँ भोजन की क्रिया समाप्त हो जाती है। इनकी छोटी आंत का जो अंतिम भाग होता है वहाँ पर भोजन की प्रक्रिया जो क्रिया होती है वो पाचन की क्रिया होती है वो समाप्त हो जाती है और भोजन का अवशोषण शुरू होता है। पाचन तो ग्रहणी के अंदर हो गया और ग्रहणी से जैसे ही भोजन छोटी आंत के अंदर आया, छोटी आंत के बीच वाले भाग में अग्र शुद्धांत्र में आया, तो अग्र शुद्धांत्र में आते ही भोजन जो होता है वहाँ पर भोजन का अवशोषण क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। छोटी आंत में आंतरिक रस निकलता है और छोटी आंत से क्या निकलता है, आंतरिक रस निकलता है। और ये इसकी प्रकृति भी क्षारीय होती है और ये लगभग प्रतिदिन 2 लीटर निकलता है। प्रतिदिन कितना लीटर निकलता है, 2 लीटर। लार तो होती है वो कितने निकलती है, प्रतिदिन 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। और छोटी आंत के अंदर जो आंतरिक कोशिकाएं होती है उनके द्वारा जो रस होता है वो आंतरिक रस कितना निकलता है, वो निकलता है 2 लीटर। वो कितना निकलता है, 2 लीटर आंतरिक रस का स्त्राव होता है। और आंतरिक रस निम्नलिखित एंजाइम होते हैं और आंतरिक रस के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं। पहला कौन सा है, इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या करता है, ये शेष बचे प्रोटीन और पेप्टिन्स को एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। माल्टोज क्या करता है, माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलता है। लैक्टेज कहाँ है रे, तो जाप रहो। लैक्टेज क्या करता है, लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देता है। लाइपेज क्या करता है, इमल्सिफाइड वसा को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में बदल देता है। अब अवशोषण, पसे हुए भोजन को रक्त में मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है, अवशोषण। यानी कि जो भोजन का पाचन हो गया, यानी कि जटिल से सरल भोज्य पदार्थों के अंदर परिवर्तित हो गया है, तो वो सरल भोज्य पदार्थों को कोशिका जो दीवार होगी जो पाचन तंत्र की, यानी कि जो छोटी आंत की जो आंतरिक रस की कोशिका होगी, जो रक्तवाहिनियाँ जो होगी, वो क्या करेगी, भोजन को धीरे धीरे क्या करेगी, जो पसा हुआ भोजन है उसको क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। और पसे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में विल्ली के माध्यम से होता है। छोटी आंत के अंदर विल्ली के माध्यम से होता है। स्वांगीकरण, शरीर में अपचित भोजन का प्रयोग अवशोषित भोजन का प्रयोग स्वांगीकरण कहलाता है। अब मल परित्याग, पसा हुआ भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है और जीवाणुओं द्वारा इसे मल में बदल दिया जाता है, जो कि गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये थी पाचन तंत्र। जो जैसे ही भोजन का पाचन पूर्णतः हो जाता है तो जिससे जो भोजन जो होता है, वो जो अपचित जो भोजन होता है वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, इस तरह से आपने देखा कि भोजन के कितने प्रकार हो गए, 2। एक तो हो गया पचित, एक कैसा हो गया, पचित, और दूसरा कैसा हो गया, अपचित। दूसरा कैसा हो गया, अपचित। दूसरा कैसा हो गया, अपचित। दूसरा हो गया अपचित। एक तो हो गया पचित मतलब जिसका पाचन हो गया, और दूसरा हो गया अपचित। कैसा हो गया, अपचित, मतलब जिसका पाचन नहीं हुआ है। और जिनका पाचन नहीं होता है उनको क्या करते हैं, मलाशय के अंदर वो क्या होता है, स्टोर। मलाशय के अंदर क्या होता है, वो मलाशय के अंदर क्या होता है, स्टोर होता है। और उसको हम समय समय पर क्या करते हैं, कर्मानुकुंचन गति के द्वारा, कर्मानुकुंचन गति के द्वारा क्या करते हैं, शरीर से जो अपशिष्ट भोजन होता है उसको मल के
रूप में गुदा मार्ग के द्वारा, मल के रूप में गुदा मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है।